Hello, friends. Good morning to you all, and welcome to your own YouTube channel, Logical Competitive Forum. In this lecture, we are going to see the economy based current affairs from the Hindi version of Pratyogita Darpan 2023. So, let's we start. 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के आंकड़े, जिसमें कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% बताया जा रहा है। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा जो राजकोषीय घाटा जारी किया गया जीडीपी का, वो कितना है? 6.4% रहा है। राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट का 6.4% 2022-23 में बताया गया है। किसके द्वारा? तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा। क्लियर? वही हम लोग चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5.9% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा था। 2023-24 क्लियर? किसके अनुसार? 2023-24 के बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना तक रखने की बात हुई है? तो 5.9%। 2023-24 की खरीफ उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ₹143 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। तो 2023-24 धान एक खरीफ फसल है, हम लोग जानते हैं, ठीक। तो जो कि लगभग जून से अक्टूबर के बीच होती है। तो 2023 के दौरान खरीफ उपज धान के एमएसपी में न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की गई? तो 143 रुपए की वृद्धि की गई है। अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का न्यूनतम 1.5 गुना रखने का ये प्रावधान कब लाया गया था? तो ये 2018 के बजट में 2018 के बजट में इसको लाया गया कि ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कितना? कम से कम 1.5 गुना। मतलब लागत का औसत लागत किसी फसल उगाने में जो औसत लागत लग रहा है, धान हो गेहूं हो जो भी हो, तो उसका 1.5 गुना किसानों को उपलब्ध कराना है। क्लियर? तो इसी अनुसार धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 143 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। तो हमें यहाँ ये चीज़ याद रखना है कि ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का न्यूनतम 1.5 गुना रखना है, न्यूनतम 1.5 गुना। क्लियर? और धान में इस वर्ष 2023-24 के खरीफ उपजों में कितनी वृद्धि की गई है? 143 प्रति क्विंटल। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि नए समर्थन मूल्यों में लागत पर सर्वाधिक प्रतिशत प्रतिफल, मतलब मैक्सिमम परसेंट रिटर्न ओवर कॉस्ट, ये बाजरा पर इस बार दिया गया है। तो बाजरा पर इस बार दिया जा रहा है। ऐसे भी ये 2023 जो ईयर है यह ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो मिलेट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके तहत बाजरा पर किसानों को ज़्यादा रिटर्न प्राप्त होगा। ठीक है, तो किसानों को प्राप्त होगा जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2350 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2500 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। तो यहाँ डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं कि 250 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। किस फसल पे? बाजरा फसल पे। यहाँ पे याद रखना है कि मैक्सिमम परसेंट रिटर्न ओवर कॉस्ट ऑन विच प्रोड्यूस, तो बाजरा। क्लियर? इसे हम लोग मोटे अनाज के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट, कृषिगत उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों को उनकी अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के कम से कम 1.5 गुना रखने की घोषणा 2018-19 के केंद्रीय बजट में की गई थी। इस नीति का अनुपालन 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण में किया गया है। तो इस नीति का इम्पोर्टेंट बात यहाँ देखने की यह है कि इस नीति का अनुपालन 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण में
किया गया है 2022-23 के। क्लियर। नेक्स्ट, चीनी सत्र 2023-24 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में ₹10 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। अर्थात गन्ने में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? गन्ने के एफआरपी में कितने रुपए की वृद्धि हुई है? 10 रुपए की। अब यहाँ हम लोग जानते हैं, अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि गन्ने को छोड़कर अन्य फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर। क्या जारी किया जाता है? एमएसपी। जबकि गन्ने के लिए क्या जारी किया जाता है? एफआरपी। एफआरपी यहाँ पे बस नाम का अंतर हम लोग देखेंगे। क्लियर। तो हमें ये बातें याद रखनी है कि गन्ने के लिए एफआरपी फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस जारी किया जाता है, वही अन्य फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग ने 2023-24 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत A2F2 लागत की घोषणा की थी। ठीक है। तो कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग ने 2023-24 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत A2F2 लागत की घोषणा की, जिसमें 157 प्रति क्विंटल आकलित की गई। क्लियर। और ₹315 प्रति क्विंटल का एफआरपी किसानों को गन्ने की उत्पादन लागत पर, जो कि 100.06% का प्रतिफल प्रदान करेगा। तो दिस डाटा आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट यहाँ हमें याद रखने की जरूरत है कि कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग, कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा ही क्या जारी किया जाता है? एफआरपी जारी किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एफआरपी कौन जारी करता है? तो एफआरपी जारी किया जाता है कृषिगत लागत एवं मूल्य आयोग। क्लियर। और गन्ने के लिए ये जारी किया जाता है एफआरपी, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये बात है कि A2F2 लागत, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि A2F2 लागत किससे संबंधित है? तो ये गन्ने के एफआरपी से संबंधित है। A2F2 लागत गन्ने के एफआरपी से संबंधित है। क्लियर। नेक्स्ट, मौद्रिक नीति की 2023-24 की दूसरी द्वैमासिक समीक्षा में भी रेपो दर अपरिवर्तित। यहाँ हम लोग प्रथम ये जानते हैं कि मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? तो मौद्रिक नीति, जिसे हम लोग इंग्लिश में मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं, यह रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और ये द्वैमासिक होता है, अर्थात प्रत्येक 2 मंथ पे इसे जारी किया जाता है। क्लियर। मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक के द्वारा और प्रत्येक 2 मंथ पे। यहाँ हम लोग कुछ मौद्रिक नीति देख सकते हैं। वो मॉनेटरी पॉलिसी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है हम यहाँ देखते हैं कि रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, CRR अर्थात नगद आरक्षण अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो और सांविधिक तरलता अनुपात। क्लियर। तो ये इनके विषय में हम लोग डिटेल में इंग्लिश वर्जन ऑफ VD में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग बस देख सकते हैं कुछ परसेंटेज जो कि अपरिवर्तित रहा है। कब? 8 जून 2023 तक। ये द्विमासिक है, बाइनियल है, इसलिए यह परिवर्तित होते भी रहता है। क्लियर। तो इसे प्रत्येक 2 मंथ पे हमें देखने की जरूरत है। क्लियर। तो ऐसे यहाँ देख लेते हैं कि रेपो दर कितना है? 6.5% है। रिवर्स रेपो RRR कितना है? RRR 3.35 है, जो कि मोस्टली आपको हमेशा सेम मिलेगा, अपरिवर्तित रहता है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25, MSF 6.75, बैंक रेट 6.75। यहाँ एक चीज़ और हम लोग को देखने को मिल सकती है, द्विमासिक आप कोई भी पढ़े उसमें ये चीज़ लगभग सेम मिलेगी कि MSF और बैंक रेट
6.75 6.75 है। डाटा अपरिवर्तित हो सकता है लेकिन वैल्यू इन दोनों के लिए ज़्यादातर सेम होता है। CRR 4.5 एंड सांवेदिक तरलता अनुपात 18 ये भी हमेशा मोस्टली सेम ही रहता है। तो आप लोग कुछ डाटा याद रख सकते हैं जो कि बाइनियल में आपको सिमिलर मिलेगा, जैसे कि रिवर्स रेपो रेट RRR 3.35 और सांवेदिक तरलता अनुपात 18। क्लियर। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वन 2022-23 में देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या करोड़ों में, टोटल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि 117 करोड़ है। क्लियर। टेली डेंसिटी 84.5 है। टेली डेंसिटी इंडिया में कितना है? 84.5। और कुल टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या कितनी है? 117 करोड़। वही यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2022-23 में देश में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या में 54 लाख की वृद्धि दर्ज की गई है। क्लियर है। यहाँ हम लोग स्टेट में बिहार का देखते हैं कि बिहार का टेली डेंसिटी क्या है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं क्लियरली कि बिहार का टेली डेंसिटी जो है वह 55 है, 55.23। तो 55 अप्रॉक्स हम लोग याद रख सकते हैं कि बिहार का टेली डेंसिटी 55 है। टेली डेंसिटी होता क्या है आखिर? तो यह प्रति व्यक्ति, ठीक है, प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या होती है। 100 व्यक्ति पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या को ही हम लोग टेली डेंसिटी कहते हैं। यदि बिहार का टेली डेंसिटी 55 है, डैट मीन्स प्रति 100 व्यक्ति, बिहार में प्रति 100 व्यक्ति में से 55 लोगों के पास टेलीफोन कनेक्शन है। क्लियर। इसे हम लोग टेली डेंसिटी कहेंगे। तो परसेंटेज हमें याद रखने की आवश्यकता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बातें हैं कि मोबाइल फ़ोन सेवा बाजार में विभिन्न कंपनियों की हिस्सेदारी। रिलायंस जियो सबसे ज़्यादा 37.6% और भारती एयरटेल 32.4%। वही नेक्स्ट वन, चालू वर्ष 2023 में वैश्विक वृद्धि 2.7% रहने का OECD का ताज़ा अनुमान। तो चालू वर्ष 2023 में वैश्विक वृद्धि कितनी रहने की अनुमान है? 2.7%। यह किसके अनुसार? OECD के अनुसार। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि OECD जिसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में स्थित है। OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में स्थित है OECD का मुख्यालय। OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। यह कुल 37 देशों का एक ग्रुप है, फोरम है, जहाँ पे मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी को प्रमोट किया जाता है, ठीक है, फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। अगले 3 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च रहने का S&P ग्लोबल रेटिंग का अनुमान। तो S&P जिसे हम लोग स्टैंडर्ड्स एंड पुअर के नाम से जाते हैं फुल फॉर्म, इसके अनुसार एक अनुमान किया गया है, ठीक है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि सर्वोच्च रहेगी अगले 3 वर्षों में। क्लियर। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट करेंट, धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम PM प्रणाम। तो एक PM प्रणाम योजना क्या है? तो PM प्रणाम इसके नाम से ही क्लियर होता है कि यह धरती माता की उर्वरता की बहाली के लिए, उसकी जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए है। दैट मीन्स भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, उसकी सुधार के लिए, उसकी पोषण के लिए जो एक योजना जारी की गई है उसका नाम है PM प्रणाम। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है इसके तहत। दूसरा, इस योजना का प्रस्ताव सितंबर 2022 में रबी अभियान के दौरान किया गया था। इस योजना का प्रस्ताव कब लाया गया? दैट मीन्स यह योजना कब आया था? तो सितंबर 2022 में और रबी
अभियान के तहत इसको लाया गया था। इससे भूमि की उर्वरता बढ़ाई जाएगी, ठीक है, पोषण और सुधार किया जाएगा। अब पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि पीएम प्रणाम का मतलब है पीएम प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नॉरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। क्लियर? once again, pm pranam, that means program for restoration, awareness generation, nourishment and amelioration of mother earth। इसका उल्लेख 2023-24 के बजट प्रस्तुत करते समय अपने भाषण में निर्मला सीतारमण ने किया था। क्लियर? नेक्स्ट, 2023-24 में भारत में आर्थिक वृद्धि के पूर्वानुमान को विश्व बैंक ने घटाया। 2023-24 में भारत में जो आर्थिक वृद्धि होगी उसके अनुमान को विश्व बैंक ने घटाया है। अन्य अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में अनुमानों में भी परिवर्तन की गई। इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट बट वी कैन सी इट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, इट इज इम्पोर्टेंट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट पूछा जा सकता है कि कौन जारी करता है, तो यह विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वैश्विक जीडीपी में वृद्धि 2.1% का पूर्वानुमान विश्व बैंक ने अपनी ताज़ा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में व्यक्त किया है। इससे पूर्व 2022 में वैश्विक वृद्धि 3.1% रही थी। क्लियर? 2024 में वैश्विक वृद्धि कितनी रहने का अनुमान है? 2.4%। यहाँ हम भारत का देख सकते हैं विश्व बैंक के ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार कि क्या अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर क्या रहेगी। तो भारत का वृद्धि दर 2023 जून 2023 के अनुसार कितना बताया गया है? 6.4%। 6.4%। क्लियर? 6.4%। HDFC बैंक में HDFC का विलय, अभी हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक में HDFC का विलय, तो यह HDFC क्या है? तो एक है HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन का विलय अब HDFC बैंक में कर दिया गया है। यह एक कंपनी है। क्लियर? एक कंपनी जो है HDFC, उसका विलय HDFC बैंक में हुआ है। HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्लियर? तो कंपनी का विलय, जो HDFC कंपनी थी उसका विलय HDFC बैंक में हो गया है 1 जुलाई 2023 से। क्लियर? HDFC बैंक देश में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पश्चात दूसरी बड़ी कंपनी हो गई है तथा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को इसने तीसरे स्थान पर छोड़ दिया है। ठीक है, तो HDFC बैंक देश में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पश्चात दूसरी बड़ी कंपनी हो गई है और कंपनी HDFC कंपनी का विलय हुआ है HDFC बैंक में। एक आवास ऋण संस्थान के रूप में HDFC की स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। तो HDFC की स्थापना हो गई, एस्टेब्लिशमेंट 1977 में। HDFC बैंक देश में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। तो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? HDFC बैंक है। HDFC बैंक की स्थापना कब हुई? 1977 में हुई। HDFC बैंक रिलायंस इंडस्ट्री के पश्चात दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। क्लियर? नेक्स्ट, भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग का 70% कार्य पूर्ण हो गया। लगभग 1400 किलोमीटर लंबा यह सड़क मार्ग भारत में मणिपुर के मोरे का म्यांमार के रास्ते थाईलैंड के मैकसॉट से जोड़ेगा। क्लियर? तो जो यह भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग है इसका 70% कार्य पूर्ण हो गया है। यह तो यहाँ नाम से ही क्लियर है कि भारत म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ेगा। यह लगभग 1400, ठीक है, 1400 किलोमीटर लंबा है और भारत में मणिपुर के मोरे को म्यांमार के रास्ते, मणिपुर के मोरे को म्यांमार के रास्ते थाईलैंड के मैकसॉट से जोड़ेगा। क्लियर है? तो मणिपुर के मोरे को म्यांमार के रास्ते, थाईलैंड के
मैक्स शॉट को जोड़ेगा। सो थैंक्स फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल मीट विद द अनदर लेक्चर।